नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राजीव मिश्रा है और जिन लोगों से मेरा पुराना परिचय नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। मैं यूके में एक्यूट मेडिसिन स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर हूँ और मैं आप सबसे कोरोना के बारे में कुछ बातें करने आया हूँ, विशेषतः भारत के संदर्भ में। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं स्वयं भी इस बीमारी से जूझ रहा था और मैं अभी उससे स्वस्थ हुआ हूं। कल से मैं वापस काम पर जाने की आशा रखता हूं। भारत में इस बीमारी को रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनमें एक और चीज जिसकी खूब आलोचना हो रही है कि यहां वेंटिलेटर नहीं है। तो मैं वेंटिलेटर के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। पता नहीं जो लोग ये आलोचना कर रहे हैं उन्होंने जिंदगी में वेंटिलेटर देखा है या नहीं। मैंने कई साल आईसीयू के डॉक्टर के रूप में काम किया है और यूके में भी मैंने 1 साल आईसीयू के डॉक्टर के रूप में काम किया है एक्यूट मेडिसिन की अपनी ट्रेनिंग के दौरान। तो वेंटिलेटर के बारे में बता दूं, यह इतनी सहज बात नहीं है। जितने लोग वेंटिलेटर पर जाते हैं उनमें से भी 50% की मृत्यु हो जाती है, अच्छी से अच्छी सुविधाओं के बावजूद, यूके में भी अमेरिका में भी। तो वेंटिलेटर पर जाने से बचना ही हर किसी के हित में है। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर रामबाण उपाय है। दूसरी बात, वेंटिलेटर कोई पंचर का किट नहीं है कि अब्दुल मियां आएंगे और पंचर लगा के चले जाएंगे। एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए जितनी ट्रेनिंग की जरूरत होती है वह ट्रेनिंग वर्षों की ट्रेनिंग होती है। इतने दिनों से आईसीयू में काम करने के बाद और वेंटिलेटर चलाने के बाद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से सक्षम नहीं पाता हूं कि मैं अपनी इंडिपेंडेंटली एक वेंटिलेटर को हैंडल कर सकूं और सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल कर सकूं। लेकिन और एआरडीएस जो कि इस बीमारी की सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, उसमें वेंटिलेटर को हैंडल करना सबसे अधिक मुश्किल है। और दूसरी बात, वेंटिलेटर को हैंडल करने के लिए सिर्फ डॉक्टर ही नहीं चाहिए। डॉक्टर तो चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए, कम से कम इंटेंसिविस्ट चाहिए और उनके पीछे वर्षों की ट्रेनिंग होती है। और कुछ लोग कहते हैं 10 लाख वेंटिलेटर दो। अरे 10 लाख वेंटिलेटर चलाएगा कौन? हर वेंटिलेटर वाले मरीज को 1-to-1 नर्सिंग की जरूरत होती है, यानी 24 घंटे हर समय एक नर्स एक वेंटिलेटर के लिए चाहिए होती है, क्योंकि सिर्फ वेंटिलेटर पर मरीज को नहीं डालना होता है। वेंटिलेटर पर डालने के बाद उसे पैरालाइज करना होता है, उसको सिडेट करना पड़ता है। इन सब का एक प्रोटोकॉल है। एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। गले से उसकी एक सेंट्रल लाइन डालनी पड़ती है और उसकी आर्टरी से लाइन डालनी पड़ती है जो उसके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सके और कंट्रोल कर सके। सो इतने कठिन और जटिल प्रोटोकॉल हैं जिनको कि हैंडल करने के लिए 1-to-1 नर्सिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप बहुत रिस्क लेंगे तो आप शायद थोड़ी देर के लिए 2:1 नर्सिंग कर सकते हैं, अगर एक नर्स ब्रेक पर गई हो तो एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए 24 घंटे में कम से कम 3 नर्सें चाहिए। आप 10 लाख वेंटिलेटर मांग रहे हैं तो आपको 30 लाख नर्सेस चाहिए और वो ट्रेन्ड नर्सेस चाहिए जिन्हें इस चीज का पुराना अनुभव हो। अन्यथा आप एक मरीज को पैरालाइज कर देंगे, वो खुद से सांस नहीं ले सकेगा, उसके गले में ट्यूब डाल के उसको वेंटिलेटर पर जोड़ देंगे और उसके बाद उसको आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आप उसकी जान ही लेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं हर किसी की टेस्टिंग करो और हर किसी को वेंटिलेटर दो, उन्हें ना तो टेस्टिंग की कोई समझ है ना वेंटिलेटर की कोई समझ है। उन्हें इस बीमारी को रोकने में सहयोग देने की कोई रुचि नहीं है। उन्हें सिर्फ सरकार को ब्लेम करना है, उन्हें सिर्फ अव्यवस्था फैलानी है, उन्हें सिर्फ समाज में असंतोष फैलाना है और उस असंतोष की फसल काटनी है। उन्हें कोई समझ नहीं है कि वेंटिलेटर कैसे काम करता है और किसकी जांच की जानी चाहिए। ऐसे लोगों से बचें, ऐसे प्रचार से बचें। मैं कहूंगा हमारे देश में आज के दिन में अगर लाखों मौतें नहीं हुई हैं, सड़कों पर लाशें नहीं गिरी हुई हैं, इटली और स्पेन वाली हालत नहीं है, तो इसके पीछे हमारी सरकार की दूरदर्शिता है, हमारे सरकार का हमारे प्रति कंसर्न है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी स्थिति में अपने देश का और अपने सरकार की पूरी व्यवस्था के साथ सहयोग करें और जो लोग इसमें बाधा बनते हैं उन्हें पहचानें, उनसे दूरी बनाए रखें, ना भूलें, ना माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।